बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। आज हमने बात करनी है ट्रिब्यूनल्स के बारे में कि ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, इनकी वर्किंग कैसे काम करती है, क्या इसका सारा मामला है और कैसे हम इसको देखते हैं, लॉ में इनका क्या रूल है और ये कैसे बनाए जाते हैं, ये किस तरह का काम करते हैं और क्या इनकी सूरत हाल होती है, मेन अदालतों से इनका रूल क्यों डिफरेंट है और क्यों इनको बनाया जाता है, ट्रेडिशनल थ्योरी से हट के क्या वजह है, क्या सारा मामला है और कैसे हम इनको चेंज करते हैं कि इनके फैसले किस तरह हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं और कैसे हम इसको सीआर साहब यहाँ बोले बगैर चुप करके फौरी तौर पे लोगों को मैसेज करें कि वो क्लास ज्वाइन करें, जिन्होंने असाइनमेंटें नहीं भेजी वो भी मुझे अलग बताना और उसके बाद जिन लोगों ने असाइनमेंट भेजी उनकी मैं हाजिरी लगा दूंगा। ठीक हो गया जी, वी कम बैक टू आवर डिस्कशन। यहाँ से उठ के चले जाइए और जाके उनको व्हाट्सएप कीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? टुडे द एग्जीक्यूटिव organ of the state performs a lot of quasi-judicial and quasi-judicial legislative functions. Traditional theory state that all the judicial functions in a state are performed by different peoples and the person working in the state to perform these functions, and some of them has become obsolete. क्या मतलब इस बात का? यहाँ से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उस वक्त कि आजकल के दौर में जो ट्रेडिशनल जुडिशरी है, जो रवायतन अदलिया है या जो रवायती अदलिया, उससे हट के ये सिस्टम एक नया इवॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके मुतालिक सोच जो है वो पुरानी हो चुकी है। और जब ये सोच पुरानी हो चुकी है तो फिर हमें इसको के अंदर को रवायती अदलिया से हट के बात करने की ज़रूरत है। हम देख सकें, जो लोग 10-15 मिनट में ज्वाइन नहीं करेंगे मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा, फिर उनकी ना कोई एब्सेंट हाजिरी है और ना ही वो एंटर हो सकते हैं। इट इज़ देयर ड्यूटी टू ज्वाइन एट टाइम। तो इसमें जनाब जो सारी सूरत हाल हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल थ्योरीज जो हैं वो अब ये बेहतर नहीं समझती हैं, उनमें ये बेहतर नहीं समझा जाता कि जनाब हम किसी भी तरह जो है वो मामला इसके मुताबिक हल कर सकें। आजकल जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि सारा बोझ अदलिया के ऊपर ही डाली जाए। हर काम जो आप अदलिया के ज़मीन लगाई जाए, अदलिया ये करे, अदलिया वो करे, अदलिया ऐसा करे, वो करे, तो उनके पास अपने जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सुनने वाले भी इतने ज़्यादा कोई नहीं है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है ताकि हम इसके अंदर किसी किस्म की बेहतरी ला सकें। तो इसलिए जो रवायती हमारी जो अदलिया है उससे हट के एपलेट जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको कायम करने की ज़रूरत है, ताकि नीम अदालती फंक्शन और नीम जो है वो पार्लिमानी फंक्शंस उनके लिए को बेहतरी लाई जा सके। In reality, many judicial functions are being performed by expensive executive organs of a state. For example, search and seizure, imposition of fines, levy penalties, and confiscation of fines due to the increase in the role of modern government and old police has the converted into a welfare state. तो ये अब ज़रूरत पेश हमें आ गई है कि जनाब हम जो मौजूदा हुकूमत है और पुरानी पुलिस जो स्टेट है उसके अंदर तब्दीली लाएं। अगर हमने अपने मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है
तो हमारे लिए कुछ काम जो इंतजामी ओहदों पे लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर हमने शिफ्ट कर दिए हुए हैं। मसलन आप देख सकते हैं कि अब कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो भी फाइन करता है, इसी तरह एक्साइज ऑफिसर भी फाइन करते हैं, इसी तरह मजिस्ट्रेट भी फाइन करते हैं, इसी तरह ट्रैफिक वाले भी फाइन करते हैं, इसी तरह जुर्माने भी किए जाते हैं, इनको जब्त भी किया जाता है, इनको ऊपर एसपी लेवल के लोग माफ भी कर देते हैं, इनके अंदर चेंज भी हो सकती है, इनके अंदर और भी बहुत सारा मामला हम देख सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ जब आपने करना है तो स्टेट वेलफेयर स्टेट ही होगी, तो ही ये काम चल सकना है। इसके अलावा वेलफेयर स्टेट के अलावा ये काम नहीं चल सकता और ना ही हम इसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमल दरामद कर सकते हैं। अब इसके मुतल्लिक हमें ये चीज जरूरी है कि फिर हर काम आप अदलिया पे छोड़ देंगे? नहीं, हर काम अदलिया पे अब नहीं छोड़ सकते। अदलिया के पास और बहुत सारे केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस सुनने के लिए, और उन तमाम मामलों को जो हम जब देखते हैं, ठीक है जी, इसके बाद जनाब जो सूरत हाल है कि वो हम देखते हैं जब, तो उसके अंदर बहुत सारे हमारे लिए मसाइल क्रिएट हो जाती हैं, उनके लिए बहुत सारे हमारे लिए मसले खड़े हो जाते हैं कि यार इसको कैसे हल किया जाए। ये मामला जो है, हर चीज तो नहीं आप अदालत के अंदर शिफ्ट कर सकते, छोटे मोटे मामला खुद भी आपने हल करने हैं, खुद भी उनको हैंडल करना है, तो फिर इसके लिए अदलिया जो है वो इतनी नहीं आप हर वक्त उसको सता सकते। तो इसके लिए चेंजेस वेलफेयर स्टेट में अब थोड़ी ये जीन में तब्दीली आ गई है कि अगर रियासत ने फलाही रियासत बनना है तो इसके लिए हमें कुछ अदालत से हट के ऐसे इदारे बनाने चाहिए जहाँ पर ये सूट्स, यहाँ पर जहाँ ये केसेस, यहाँ पर ये मामला देखे भी जा सके, सुने भी जा सके, दादरसी भी हो सके और उनका स्टेटस भी तकरीबन वही हो। अच्छा जी, these days due to changes in theory and practice, the executive organ of the state regulates industrial relations and exercise control over productions. Under the overwhelming role of executive in the administration of state, it is not possible for ordinary court to decide the dispute expeditiously. अब expeditiously का मतलब होता है फौरी तौर पे, जल्दी, तेजी के साथ। Therefore, to decide the issues created under special laws, administrative tribunals are created to decide the various quasi-judicial issues in the place of ordinary courts. These tribunals are created under the Constitution of Pakistan. अब अदालत के सपोर्ट के लिए, अदालत के हाथ बटाने के लिए फिर हमें कुछ ना कुछ ट्रिब्यूनल जो हैं वो बनाने पड़े। अब उनकी डिटेल क्या है वो अब हम आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत देता है, आर्टिकल नंबर 212 इसकी इजाजत देता है कि इसके तहत आप ट्रिब्यूनल बनाएं ताकि वहां पर लोगों के जो मुकदमात हैं वो तेजी के साथ सुने जा सके और उनको इंसाफ फराहम किया जा सके। अच्छा जी, अंडर क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 212 the appropriate legislature is empowered to enact laws for the creation of administrative tribunal. The tribunal exercise exclusively jurisdiction in the relevant subject matter. अब कुछ ट्रिब्यूनल इन्होंने बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और ये सिर्फ इसी से मुतल्लिका मामलात के ऊपर इंसाफ फराहम करते हैं, इंसाफ की फराहमी करते हैं, किसी और मामले के ऊपर ये इंसाफ की फराहमी नहीं करते। कोई और मामलात इनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, कोई और चीजें इनकी जिम्मे में नहीं आती, ना जहाँ सुनी जा सकती हैं। अब इन ट्रिब्यूनल की काइंड्स कौन कौन सी? सर्विस ट्रिब्यूनल, सूबे के तमाम मुलाजमीन के लिए हाई कोर्ट के बराबर एक अदालत लाहौर में कायम है, सर्विस ट्रिब्यूनल, और वहाँ पर वो चर्च रोड पे पुलिस के हेडक्वार्टर के पीछे, तो वहाँ पर जनाब वो जहाँ पर लोग जो हैं अपनी मुलाजमत से मुतल्लिका सारे मामलात को वो देखते हैं कि जी ये हमारे सारे मामलात हैं, कोई टर्मिनेट हो गया है, कोई किसी को कोई पनिशमेंट हो गई है, किसी को कोई सजा मिल गई है, कोई और मामला हो गया है, तो वो जो सर्विस मैटर हैं वो सारे के सारे सूबे के वहाँ डील किए जाते हैं। एजुकेशन का, पुलिस का, हेल्थ का, फॉरेस्ट्री का, और जितने भी मामला हैं सारे के सारे वो आप वहाँ पर चेक करते हैं। आगे आता है इनलैंड इलेक्शन ट्रिब्यूनल। इलेक्शन के दिनों में गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश कर देती है ताकि जो अफराद इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं अगर उन्हें किसी किस्म का भी कोई मसला पेश आता है,
अगर उनकी कोई भी मामला ऐसा है तो उसकी दाद रसी की जा सके, और उसकी दाद रसी के लिए आप ये जो है ट्रिब्यूनल कायम होते हैं। यहाँ सिर्फ इलेक्शन के मामला चलते हैं, इलेक्शन पिटीशन चलती हैं, ये इलेक्शन कमीशन के साथ अटैच होते हैं और ये सारे मामला वहाँ पर देखे जाते हैं इलेक्शन से रिलेटेड। फिर उसके बाद नंबर नेक्स्ट है इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स। ये जिस तरह मैंने इनकम टैक्स में भी आपको बताया था और अब दोबारा बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स में एपलेट ट्रिब्यूनल के नाम से एक अदालत कायम है, अब उसका नाम है इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल। इसमें हाई कोर्ट के जजेस के बराबर जो लोग हैं वो भर्ती किए जाते हैं। दो तरह के यहाँ मेंबर होते हैं, एक को हम इनलैंड रेवेन्यू में अकाउंटेंट मेंबर कहते हैं और एक को हम कहते हैं जनाब ये आपका जुडिशियल मेंबर है। जुडिशियल मेंबर 20 साल की सर्विस पे बल्कि जो एडिशनल सेशन जज हो और जो हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरता हो उसे यहाँ भर्ती किया जाता है। अगर सिंगल बेंच आपका केस सुन रहा है तो इसको सिंगल बेंच कहेंगे, दो सुन रहे हैं तो इसको डीबी डिविजनल बेंच कहेंगे, और अगर इससे ज्यादा सुन रहे हैं तो 4 5 6 तो बाज का फुल बेंच भी आपका केस सुन लेता है। इसी तरह पहला हो गया सर्विस ट्रिब्यूनल, दूसरा हो गया आपका इलेक्शन ट्रिब्यूनल, तीसरा हो गया आपका इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल और चौथा है लेबर। लेबर के मामला की ये आपके लिए मैं यहाँ से निशान लगाने लगा हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या किसी और बंदे ने इसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करनी। उस दिन ये तैमूर गिलानी ने मुदाखलत की थी तो फिर लंबी चौड़ी माफी मांग के ये जानबूझ से बख्शी हुई है इसकी अरसलान की वजह से। अच्छा जी, सर्विस ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल और इसी तरह लेबर ट्रिब्यूनल। Tribunals are those bodies of men appointed to decide the controversies arising under special law। अच्छा जी, अब इसमें नाम से जाहिर है कि जो सर्विस ट्रिब्यूनल है तो वहाँ कंट्रोवर्सी सर्विस स्पेशल लॉ होगा, सर्विस से मुताल्लिक़। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का आप कह लें जनाब कि वो स्पेशल लॉ होगा। अगर इलेक्शन सर्विस ट्रिब्यूनल है तो स्पेशल ट्रिब्यूनल का स्पेशल लॉ ये है। अगर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल है तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ये मैं आपको समझाने के लिए स्पेशल लॉ ये है। अगर जनाब इनलैंड टैक्स इनकम टैक्स के मुतालिक प्रॉब्लम है तो इन स्पेशल लॉ ये है। अगर लेबर से मुतल्लिका चीज़ें हैं तो लेबर से मुतल्लिका चीज़ों के लिए स्पेशल लॉ ये है। तो ये चारों लॉज जो हैं ये हमें बताते हैं कि इनसे मुतल्लिका सारे मामलात इस लॉ में देखे जाएंगे जिसे हम स्पेशल लॉ कहते हैं। तो अगर आपने इन तमाम चीज़ों की तरफ नहीं देखना है, इन तमाम चीज़ों की अगर हर मामला उठा के ले जाना ही हाई कोर्ट में है, अगर आपने हर मामला उठा कर ले जाना ही हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में आप ले जा रहे हैं हर मामले को, फिर तो प्रॉब्लम बन गई आपके लिए, फिर तो ये मसला बन गया हमारे लिए, हम इसको हैंडल कैसे करेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा था कि हाई कोर्ट को फ्री रहने दें। हाई कोर्ट के बराबर की ये अदालतें मौजूद है, 1 2 3 और 4, ये अदालतें जो है हाई कोर्ट से मुतल्लिका केसेस सुनती हैं। ये ट्रिब्यूनल। व्हाट इज स्पेशल लॉ? अच्छा जी, एज पर ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी एडिशन 8, स्पेशल लॉ इज ए लॉ दैट pertain to a person, place or thing as opposed to the general public। अब अवाम के खिलाफ जो भी उन्होंने कोई काम किया है उसको सुनने के लिए अलग से एक कानून है। यहाँ पर अब क्लियर दोबारा सुन देखें, ये कानून स्पेशल लॉ कौन सा होगा, सर्विस से मुतल्लिका ये स्पेशल लॉ कौन सा होगा, इलेक्शन से मुतल्लिका ये स्पेशल लॉ कौन सा होगा, इनकम टैक्स से मुतल्लिका ये स्पेशल लॉ कौन सा होगा, लेबर लॉ। जनरल लॉ क्या चीज़ है? जनरल लॉ में अब देखते हैं, लॉ दैट इज नॉट लोकल और कन्फाइंड इन एप्लीकेशन टू ए पर्टिकुलर पर्सन। और उसके बाद जनाब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इंक्लूड ए कोर्ट, ऑफन दीज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कह लें और चाहे आप इसको कोर्ट कह लें। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ठीक है, कोर्ट ठीक है, दोनों चीज़ें जो हैं वो ठीक हैं और इसी तरह एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल हैं। इन्हीं फंक्शंस को आप इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी सूरत क्या है? फंक्शन ऑफ स्पेशल ट्रिब्यूनल इज होली जुडिशियल और एंड नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, नाम इनका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है,
लेकिन काम इनके जो है वो मुकम्मल तौर पे अदालती है। या फिर मैं एनोटेट करूंगा आपके लिए। अच्छा जी, एनोटेट करके देखते हैं कि नाम इनका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और काम इनके मुकम्मल तौर पे अदालती है। ये अदालती काम करते हैं। इनका फैसला इंतजामी फैसला ना होगा, इनका फैसला इंतजामी फैसला ना होगा, अच्छा जी, ये इनका फैसला इंतजामी फैसला ना होगा। इनका फैसला भाई जी कौन सा फैसला होगा? इनका फैसला जो है वो आपके लिए अदालती फैसला, अदालत। फिर मैं आपके लिए दोबारा क्लियर कर दूं, स्पेशल लॉ स्पेशल कामों के लिए और अदालत जो है वो इस सारे मामले को हैंडल करने के लिए है। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट इज होली, ये क्लियर आप कर लें कि कानून के जो अदालत है उसका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है और जो काम जो फैसला उसने करना है वो जुडिशियल है। ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम है इसको फैसला मानना ही नहीं हमने जी, नहीं नहीं नहीं, ये काम इनके बंदे जो यहाँ बैठे होंगे वो जज कहलाएंगे, डीम्ड एज जज, उनको जस्टिस के तौर पे जज के तौर पे हम देखते हैं। Some writer says that it is not possible to define tribunal. However, it means seat or bench upon a judge, or judges sit in a court dispense the justice in a particular matter या in a special law. ये बात भी ठीक है। बाद लोग कहते हैं कि ट्रिब्यूनल जो है उससे मुराद है कि जज कुछ हमने अलग बिठाए हुए हैं जो लोगों के स्पेशल मामलात को देखते हैं, स्पेशल कानून के तहत देखते हैं और इनका मकसद यही होता है कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आपने एक ट्रिब्यूनल नाम ट्रिब्यूनल रखा है, अंदर जज बैठे हैं और रैप आपने क्लैड कहते हैं कपड़े में लपेटना, इनके ऊपर जो कपड़े चढ़ाए हुए हैं वो कोर्ट के हैं। कोर्ट क्या ये सजा दे सकते हैं? जी सजा दे सकते हैं। सजा खत्म कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। सजा माफ कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। सजा बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। सजा कम कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। इनके पास वही इख्तियारात होती हैं जो आम जजों के पास है, सिर्फ इनका नाम डिफरेंट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम लोग ध्यान से इसको सुने। Tribunals are clad in many of the trappings of the court, though exercise causes judicial function, not as full judicial. To conclude, it may be said that tribunal is a adjudicatory body which decides controversies and exercise judicial powers as distinguished from the administrative powers, and possesses some of the trapping of a court बट नॉट ऑल। ये दूसरी डेफिनेशन है, लेकिन हम इससे एग्री नहीं करते, हम पहली वाली से एग्री करते हैं। ये फैसले क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपील ट्रिब्यूनल से एक सर्विस ट्रिब्यूनल से केस था उसमें पेश होता था, तो वो मैंने हम लोगों ने वहाँ से विन किया। तो जज साहब ने फैसले में लिखा कि जनाब इस औरत को जो टर्मिनेट हो गई थी बहाल किया जा रहा है और इसके बाद इसको तनख्वाह भी दी जाए, बैक बेंचेस पर बेनिफिट भी दिए जाए। वो एक लेक्चरर थी, तो उस केस में हम जाते थे टू द लाहौर सर्विस ट्रिब्यूनल और वहाँ से वो बहाल हुई हैं। तो अब ये वो डिपार्टमेंट जो है वो उनका वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। As per Dicey theory rule of law, the ordinary law of the state must be administered by the ordinary courts. दो बातें हैं, आम कानून आम अदालतों में और स्पेशल कानून स्पेशल अदालतों में। टैक्स का कानून स्पेशल कानून है, टैक्स देने वालों पे लागू होता है तो उसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल। सर्विस का कानून मुलाजमीन पे अप्लाई होता है तो सर्विस ट्रिब्यूनल। इलेक्शन का कानून इलेक्शन पे अप्लाई होता है तो इलेक्शन के ऊपर। तो डाइसी ने जो थ्योरी रूल ऑफ लॉ की लास्ट टाइम में डिस्कस की है, पेश की थी, उसके मुताबिक हमें ये सारा मामला इसके हिसाब से देखना पड़ता है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि जहाँ पर अपने इख्तियारात को इंतज़ामी को अलहदा करना है, तो इंतज़ामी इख्तियारात जब अलहदा हो जाएंगे
तो फिर क्या कोई गुंजाइश बचेगी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान यानी ऑर्डिनरी आइन जो है वो इजाज़त देता है तो फिर इसकी ज़रूरत पेश आएगी। जैसा आपने देखा कि बददियानती, करप्शन के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो ये केसेस इनके लिए अलहदा से कानून मौजूद है, अलहदा से ट्रिब्यूनल मौजूद है, नैब जो इसके अंदर सारी रिकवरी करके देखता है। तो जब ये केस नैब में आता है तो 50 गवाहों की गवाही होती है, उस बंदे को बुला के ट्रायल किया जाता है, वो उस दौरान अपना वकील नहीं कर सकता। जब उसके खिलाफ अदालत में रेफरेंस फाइल हो जाता है तो फिर अब वो अपना वकील लेकर आता है, इधर से नैब का वकील पेश होता है, फिर वो अदालत की मर्जी है कि उस पर क्या फैसला करती है। उसी पे मरीम नवाज शरीफ ने एक जज को ब्लैकमेल किया नासिर भट्ट के जरिए, और वो सारी स्टोरी आपके सामने है। कितने अफसोस की बात थी कि एक जज को एक औरत ब्लैकमेल करवा रही है, और वो खुद भी औरत है, और उसका स्कैंडल भी बड़ा अजीब सा क्योंकि बच्चियां भी बैठी हैं। तो उस स्कैंडल में जनाब वो जज को क्या हुआ जनाब, जज ब्लैकमेल हो गया, बाद जब जज टर्मिनेट हो गया तो वो कहने लगे जी हाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही साबित हो गई, हम इसके बाद कोर्ट में जाएंगे। तो उस जज ने क्या किया था, एक केस में मियाँ नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी, एक केस में मियाँ नवाज शरीफ साहब को बरी किया था। तो इन्होंने जब देखा कि इसका ये तो टर्मिनेट हो गया, अब ये अगर हम केस चैलेंज करते हैं तो हम क्या कहेंगे जी केस उल्ट कर दें। ठीक है, कोर्ट फैसला जो है जिसमें उसने सजा दी है उसमें जनाब वो माफ कर देगी, और जिसमें उसने माफी की है फिर उसमें लाजमी बात है सजा करनी पड़ेगी, क्योंकि फैसले तो उल्ट करने हैं, उल्ट होने हैं। तो फिर नवाज शरीफ की पूरी फैमिली चूंकि चोर है, जरदारी की पूरी फैमिली चोर है, और वजीर अहमद की बहनों पे भी केस है चोरी के, सारे इल्जाम आपके सामने हैं। तो ये जनाब वजीर आजम ने इसके ऊपर वो स्टैंड लिया, और उसके बाद उसकी बहन अकेली वहाँ पेश हुई। पता नहीं अब कोर्ट में उसे सजा हुई है कि नहीं, कोर्ट ने उसके ऊपर सॉफ्ट हाथ रखा, बाकी दोनों को रगड़े में डाल दिया। ये जो बिलावल भुट्टो गालियां निकाल, ये गालियां इसलिए नहीं निकाल रहा कि उसे कोई इमरान खान पे गुस्सा है, वो उसको इसलिए गुस्सा है कि वो जनाब उसका अब्बे को उठा के वहां पर उन्होंने सारे मामले को वो वहां पर दिखाया है। वो सारा मामला आपके सामने, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे, ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं। ट्रिब्यूनल जो है वो स्पेशल लॉ के लिए ट्रिब्यूनल, और आम कानून के लिए आम अदालत होगी। अच्छा जी, कन्वर्जन ऑफ पुलिस स्टेट as a concept into a welfare state has necessitated that the emergence of special laws. Hence, in the modern state, administrative tribunals are inevitable. Inevitable का मतलब होता है नागुज़ीर, लाजमी, जिसके बगैर गुजारा ना हो सके, जब ये आप रुक ना सके इस काम से। तो अब ये 120 अदालतें, अदालत ने कहा जी कि दोबारा बनाई जाए, इनको हम तो कहेंगे करप्शन कंट्रोलिंग कोर्ट्स या नैब की कोर्ट्स, और वो उसके अंदर नैब के सारे केसेस आएंगे, वो आप वहाँ पेश करें। चीफ जस्टिस साहब जब कोई रूलिंग देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या वो खुदा न खास्ता नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, या जरदारी को सपोर्ट कर रहे हैं, या जब वो गवर्नमेंट के फेवर में कोई फैसला देते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। वो बंदा बैठा हुआ जो पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालती इदारे का सरबराह है, तो उसने ये चीज भी देखनी होती है कि मेरे फैसलों को लोग क्या कहेंगे। तो उसने लोगों की राय को नहीं, कानून को देखना, कानून को। पाकिस्तान में कुछ रियासती इदारे वाकई इतने अहम हैं, इतने पावरफुल हैं कि वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट है, जैसा पटवारी है, जैसा जनाब ये कमिश्नर डीसी हैं, तो इन सबको लोगों को, या जैसे कुछ और इदारे हैं, तो वो इदारे जो है उनको कानून के अंदर लाने के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पावरफुल होना जरूरी है, पावरफुल होना जरूरी है। जिस दिन उन्होंने काजी ईसा को बरी किया और उसे कहा कि जनाब एफबीआर में जाओ, तो काजी ईसा ने और सारे इदारों ने जनाब तड़ातर मिठाइयाँ और ये वो और जनाब रसगुल्ले वंडी के, जनाब आज जुमा गवर्नमेंट को लड़ गया, फलान हो गया, टमकान हो गया। और चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। इसको, ये लॉ स्पेशल लॉ है, तुम्हारा टैक्स का मामला है, तुम्हें डील करने के लिए एफपीआर को स्पेशल डील करना पड़ेगा। तो जनाब काजी ईसा साहब को उस वक्त तो कहीं समझ का ही ना आया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने ये फैसला देखा कि ये तो मेरा रगड़ा निकल गया है, तो उन्होंने फौरी तौर पे क्या किया जनाब, उन्होंने फौरी तौर पे अब कहा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट दायर करने, रिव्यू की कि नहीं जनाब इस पर नजरसानी की जाए, इसे केस को बंद किया जाए, इस केस को बंद किया जाए, ये कार्रवाई रोकी जाए। आपने तो मुझे क्या आसमान से ढाके चूल्हे पे बिठा के रख दिया है,
एफबीआर में तो हर चीज की सपोर्ट देनी पड़ेगी, और एफबीआर में जनाब एक एक चीज पे इनकम टैक्स वाले उधेड़ के रख देंगे, तो मुझे तो माफी दी जाए। तो कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि चीफ जस्टिस शायद जो है उनका फैसला कंट्रोवर्शियल है, लेकिन 10 जजेस जो हैं वो एक उनका सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, हर जज का फैसला जो है वो अपने फैसले से इनहराफ कर सकता है। तो हम जब कहते हैं कि सर आपने ये कल फैसला दिया तो आज आप इसको चेंज क्यों कर रहे हैं, तो वो चीफ जस्टिस साहब या जितने भी जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं आई एम मोर वाइजर देन यस्टरडे, मुझे ज्यादा अकल आ गई है पिछले दिन से, मैंने ज्यादा पढ़ ली है। तो इनकी तरफ जनाब तवज्जो देने की जरूरत है। अच्छा जी, फॉलोइंग आर द कॉग्निट रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, क्या क्या वजूहात हैं, क्या क्या अकल को मानने वाली रीजन है कि जिसके लिए, पहली तो रीजन ये है कि हर कोर्ट के जब आप उठा के सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ना टाइम है ना वास्ता है। इस वक्त हर नैब की अदालत के पास तकरीबन 50-50 नैब के केस है, किस वक्त सुने वो, तो जज भी तो इंसान है ना आखिर है, जज साहबान उसको किस वक्त सुने, जज साहबान उस सारे मामले को किस वक्त सुने। तो जज साहबान ने जनाब जब उसको सुनना है तो इसके लिए हमारे पास फिर जनाब सारी सूरत हाल होगी कि इसको आपने अपने तरीके से देखना है, क्या इसका मामला है, क्या इसकी सूरत हाल है, कैसे इसका सारा काम चलेगा, इसको चेक करना हुकूमत की जिम्मेदारी है जुडिशरी के ताउन से। यहां से मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। पहली वजह, अब मैं फिर एनोटेट आपके लिए ऑन करूंगा, एनोटेट को ऑन करके लिए आते हैं, इस डार्क ब्लू से की बजाय यहाँ से कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला। पहली रीजन कि अदालतें स्लो हैं, तस्वीर खींचे इसकी सब लोग, अदालती प्रोसेस स्लो है, इसलिए ट्रिब्यूनल की जरूरत है, इसके लिए ट्रिब्यूनल की हमें जरूरत है। नंबर 2, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है गवर्नेंस के हवाले से, इसमें बेहतरी के लिए हमें अलग कोर्ट्स की जरूरत है। जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये लॉजिकल बात करते हैं और उसके बाद गैर लॉजिकल ये बात नहीं करते। जब ये लॉजिकल बात करते हैं, ये वजह है आपके इस सारे मामले की कि जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, इस सारे मामले को देखी जाते हैं कि भाई इसको कैसे हमने हैंडल करना है। तो हैंडल करने के लिए हमारे पास दोबारा आएंगे इन चीज़ों की तरफ, इसको मैं एक मतलब फिर आपके लिए यहाँ बढ़ाता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जो हैं वो इतना टाइम नहीं रखती, वहाँ प्रोसेस जो है बड़ा स्लो, एक्सट्रीमली स्लो। यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से। नंबर 2, सोशियो इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए इंसाफ फौरी होना चाहिए। जैसा कि कल उन्होंने देखा आपके अभी पिंडी में 9 बंदे कत्ल हुए, 9, तो एक बंदे बच्चे को पकड़ा उन्होंने और एक उसके बाद जनाब उन्होंने पकड़ा है एक बाबे को जिसने वो 9 बंदे कत्ल किए। जब उस लड़के को पकड़ा तो उसका इंटरव्यू लिया तो उन लोगों ने 2 दिन पहले उसकी माँ को मार दिया, माँ को मर्डर कर दिया। जब माँ को मर्डर कर दिया तो फिर बचा क्या पीछे, और ये कसूर किसका था, कसूर कोर्ट का था। अब बुरी जमानत पे उसे छोड़ दिया, उसके ऊपर कत्ल का केस था। अब जब आप बुरी जमानत पे मुजरम को छोड़ेंगे कि देखो भी पुलिस की इसकी केयर करे, वो गा रहा है, जैसे ही गा रहा है तो उसकी माँ को उन लोगों ने मर्डर कर दिया। अब जब मर्डर कर दिया तो उसके रिएक्शन में फिर उन्होंने 9 बंदे मारे, और उस वक्त वहां जिन लोगों ने उसकी माँ को मर्डर किया था उनके 9 बंदे मरे हैं, वो बूथे अड अड के रो रही थी, सीना पीट रही थी। क्या तुमने जब किसी की माँ को मर्डर किया तो तुम्हें छोड़ देगा कोई? तो इसलिए कानून में प्रोसेस स्लो है, ट्रिब्यूनल की जरूरत है, हैंग करने की जरूरत है। टेररिस्ट के ऊपर आम गवर्नमेंट हाथ नहीं डाल रही थी,
आम कोर्ट हाथ ही नहीं डाल रहे टेररिस्ट के ऊपर, तो फिर हमें स्पीडी ट्रायल कोर्ट, आर्मी कोर्ट बनाने पड़े। अब जनाब वो आर्मी कोर्ट जो बने हैं, तो वहां से जो फैसले आ रहे हैं उसमें भी खैबर के पीके का वो एक सेठी जज बैठा हुआ है, वो जनाब धड़ाधड़ मुलजिमों को छोड़ी जा रहा है, टेररिस्ट को छोड़ी जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। आपने स्पीडी ट्रायल कोर्ट, अभी रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब का बयान जो है वो इंडिया ने वहां पेश किया है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी कराई है, और यही बयान जो है वो सारे का सारा सुप्रीम वहां पर आईसीजे में उन्होंने पेश किया। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का जो भी था, जिस तरह भी वज़ीर आज़म था, उसने, और वो परवेज रशीद जो कादियानी है, उस परवेज रशीद ने वहां पर जनाब गुजरांवाले में एफआईआर दर्ज करवा दी कि जनाब ये जो अजमल कसाब था ये पाकिस्तानी है। तो वो पाकिस्तानी होने के नाते इस पे सारे के सारे प्रॉब्लम हुए, और नवाज शरीफ के उस बयान के ऊपर इंडिया कोर्ट में चला गया कि देखिए जनाब, इनका वजीर आजम कह रहा है, अगर आप गवर्नमेंट में होते हैं तो आपके और बिहेवियर है, अगर आप गवर्नमेंट से उतर जाते हैं तो आपका और बिहेवियर हो जाता है, आपको शर्म आनी चाहिए। यही इमरान खान की पिछली तकरीरें सुन लें, कुछ और थी, लेकिन जैसे अब गवर्नमेंट में आया, अब कहता लोगों को बिल भी दे। उस वक्त तू बिल फाड़ रहा था सारे के सारे गैस रिसीवर के और बिजली के, अब तुम क्यों बिजली बढ़ा रहे हो? अभी तो सोचो ना कि ये वही गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ने जो है, गवर्नमेंट में जब होता है सियासतदान तो उसका रवैया और होता है, और जैसे वो गवर्नमेंट से उतरता है तो उसकी बेटी को भी आपने देखा, नवाज शरीफ की को, और जरदारी के लौंडे को आपने देखा। ये मुल्क के सिंसियर लोग नहीं है जो भी सियासतदान है। सियासतदान उसी वक्त सिंसियर होगा जब गवर्नमेंट में होगा। तो जनाब ये सारी चीजें जो हैं, इसीलिए इन्हें कोटा प्लांट एटम बम का दौरा नहीं करवाते, इसीलिए इनको नहीं मान जाते, ताकि बाद में ये बकवास न करते फिरे। ये सियासतदान किसी के दोस्त नहीं सोसाइटी में। तो अदालतें स्लो हैं, तो इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए। इसके बाद गवर्नेंस है, तो छोटे मोटे डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए। और उसके बाद जनाब आगे क्या, ट्रिब्यूनल के टेक्निकल जो फॉल्ट है वो दूर किए जाएं, और रिजिड नहीं इसमें होती, आम जो है वो उसमें लंबे चौड़े केसेस और बहस और रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पर उतना नहीं है। कानूनी तकाजे सारे पूरे किए जाते हैं, कानूनी तकाजे सारे के सारे पूरे किए जाते हैं, लेकिन सजा जो है, जजा जो है, वो ट्रिब्यूनल उस हिसाब से देखा जाता है जो इंसाफ के तकाजे हैं। अब ट्रिब्यूनल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये गवर्नमेंट का अदारा है। ट्रिब्यूनल कैन नॉट डेलीगेट इट्स पावर टू अथॉरिटी। ट्रिब्यूनल ने अपने फंक्शन से नेचुरल लॉ के तहत ही डील करना है। ट्रिब्यूनल जो है किसी बंदे को बिला वजह सजा नहीं सुनाएगा जब तक कि वो मुजरम साबित ना हो जाए। ट्रिब्यूनल किसी को बिला वजह माफ नहीं करेगा जब तक कि वो बेगुनाह माफ ना साबित हो जाए। तो ये सारी चीजें आपने इसके अंदर देखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, इनको स्टैचू यानी अदालती ऑर्गन के तौर पे देखा जाता है, अदालती हुक्म के तहत देखा जाता है। As regard procedural matter, administrative tribunal powers of a court to summon witness, to administer oath and compel production of documents। यहाँ पर भी ऐसे ही सबूत और गवाहियां और उसके बाद जनाब कागजात तलब किए जाते हैं। ट्रिब्यूनल जो है वो किसी के और हुक्म मानने का पाबंद कोई नहीं। नॉट बाउंड टू फाइल स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर। अच्छा जी, एपलेट ट्रिब्यूनल्स आर इंडिपेंडेंट and not subsequent to administrative references discharge of judicial or quasi judicial duties। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, इनका नाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, लेकिन काम ये अदालती ही करते हैं और अपने काम में ये आजाद हैं। इनके ऊपर कोई बंदा हुक्म नहीं चला सकता। 17 की क्लास में से 13 मौजूद है, बाकियों में से 12 मौजूद है, बाकी लोगों को भी पाबंद करें। अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल, फिर आप रिट उसी तरह फाइल करते हैं सारे के सारे। फर्ज किया ये अब आते हैं ट्रिब्यूनल की तरफ दोबारा। फर्ज किया एपलेट ट्रिब्यूनल में ये 4 ट्रिब्यूनल है। सर्विस ट्रिब्यूनल में गवर्नमेंट के खिलाफ केस हो गया तो गवर्नमेंट हाई कोर्ट में जाएगी, मुलाजिम के खिलाफ केस हो गया तो मुलाजिम हाई कोर्ट में जाएगा। अच्छा जी, मुलाजिम के खिलाफ केस हो गया तो मुलाजिम सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और अगर सर्विस ट्रिब्यूनल में गवर्नमेंट के खिलाफ केस हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी इसी तरह है, एपलेट ट्रिब्यूनल में भी इसी तरह है, लेबर ट्रिब्यूनल में भी इसी तरह है। इन चारों ट्रिब्यूनल में ये नहीं है
कि हतमी फैसला हो गया, ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, हतमी फैसला नहीं हुआ। ये इसके खिलाफ आप किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं और वहां पर ये केस सुन सकते हैं। इसकी तरफ तवज्जो दी जानी चाहिए, इस सारे मामले को देखा जाना चाहिए। और ये अभी तक बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। सीआर साहब एक कमेंट के अंदर व्हाट्सएप पे हाथ के साथ लिखकर हाजिरी भेजे जिन्होंने काम किया। जो बच्चों के प्रॉब्लम है, बीमार हैं या कोई और है, उनको उनका नाम भी हाजिरी में डालें। बाकी जो लोग नहीं आए उन लोगों की तरफ भी काम करें और मुझे क्लियर कट बता दें कि इन लोगों ने काम नहीं किया। मैंने एक दो को रिलीफ दिया है, उन बच्चों को रिलीफ ही देना है क्योंकि उनमें से कुछ का कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन। तो उन बच्चों बच्चियों को अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे और उसके बाद उनके लिए बेहतरी करे और जल्दी उनको अच्छा बोला ठीक करे। तो उनके जिनकी को मजबूरी है उनको ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर हमने बात की, टाइम रन हो रहा है और अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ये वीडियो बंद हो जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। इन दिनों में जब लॉकडाउन लगा हुआ है बाहर मत निकलिए। गॉड ब्लेस ऑल।